हेलो मेरे प्यारी शेरनियों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन में। तो शाम के 9:15 हो चुके हैं और हम आपके लिए क्लास लेकर हाजिर हैं। तो एकदम शानदार तरीके से तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। तो स्वागत है एक बार फिर से UPTPLSC एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं 38 टॉपिक 38 क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ। आज का हमारा लेक्चर नंबर टॉपिक नंबर क्या हमारा 18 है। तो टॉपिक नंबर 18 में हमारा आज का टॉपिक है समुदाय में बीमारों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण करना और महत्वपूर्ण लक्षण। तो इनके बारे में एकदम डिटेल के साथ शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से सभी शेरनियों जुड़ जाइए। तो आज हम आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप लोग सेशन को एकदम शानदार तरीके से क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए और कोई भी डाउट होगा तो सुबह वाली क्लास में हम सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। या किसी को डाउट समस्या होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके अपने डाउट समस्या को दूर कर सकती है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। तो टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आज हमारा टॉपिक है समुदाय के बीमारों की देखभाल एवं क्या उनके स्वास्थ्य का इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण करना महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो रातों की नींदें छोड़ दी हैं हमने, तो रातों की नींदें छोड़ दी है हमने, किताबों से अब दोस्ती हो गई। अब लोग मस्ती में, जब लोग क्या होते हैं मस्ती में डूबे रहते हैं, तब हमारी जिंदगी पढ़ाई में खो गई, हमारी जिंदगी पढ़ाई में ही खो गई। जिंदगी में कभी उदास मत होना, किसी बात पर निराश नहीं होना, जिंदगी एक संघर्ष है चलती रहेगी, अपने जीने का अंदाज कभी मत खोना। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम सेशन की शानदार तरीके से। तो हम सबसे पहले जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन को, उसके बाद डिटेल के साथ हम थियरी के साथ क्या करने हैं, थियरी के साथ आज हम क्या करने वाले हैं MCQ क्वेश्चन के साथ पूरे टॉपिक का हम क्या करेंगे पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। तो कह रहा समुदाय में बीमारों की देखभाल का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी बीमारी से राहत देता है, स्वस्थ जीवन की और पुनः मार्गदर्शन करना। स्वस्थ जीवन को क्या करना, स्वस्थ रखना और पुनः मार्गदर्शन करना। यह प्रक्रिया एक समूह के रूप में काम करती है जिससे बीमार व्यक्ति की देखभाल प्रभावी तरीके से की जा सकती है। तो आप सभी को गुड इवनिंग। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा केयर ऑफ द सिक इन द कम्युनिटी, समुदाय के बीमारों की देखभाल करना। तो जो समुदाय के बीमार लोग हैं उनकी देखभाल करना। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्रारंभिक देखभाल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रारंभिक देखभाल उनकी करेंगे। तो कह रहा बीमारी के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान करना और उचित इलाज देना चाहिए। कोई भी बीमारी हो रही है तो उसके क्या करना चाहिए, प्रारंभिक जो प्रारंभ में लक्षण दिख रहे हैं सबसे पहले उसका पहचान कीजिए कि कौन सी बीमारी है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा, कर समुदाय को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना और रोगों से बचाव के उपाय बताना। समुदाय में क्या है, लोगों को क्या करना, स्वास्थ्य संबंधी क्या करना, शिक्षा देना और रोगों से क्या करना, बचाव के उपाय भी बताना चाहिए। अब फिर हमारा अगला पॉइंट है सामाजिक सहयोग। रोगी की देखभाल में परिवार और समुदाय का सहयोग आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, रोगी है, तो उसके देखभाल के लिए क्या परिवार के लोग या समुदाय के लोग क्या करना है, उनका सहयोग क्या होता है, आवश्यक होता है। फिर अगला है निवारक उपाय, सफाई, स्वच्छता, सही आहार आदि से रोगी की क्या, रोगों की सेवा करते हैं हम, रोकथाम कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा टेकिंग हिस्ट्री, मतलब इतिहास लेना। इतिहास का महत्व यह है कि बीमारी की पहचान करने में मदद मिलती है। पहले किसी को लक्षण दिखा हो तो क्या करना, उसके हिसाब से क्या करना, हम इतिहास लेते हैं कि ये लक्षण आया था तो ये बीमारी हुई थी और इससे इलाज किया गया था। तो कह रहा रोगी के पिछले स्वास्थ्य इतिहास को जानने में इलाज की दिशा तय की जा सकती है। पिछले इतिहास में कोई बीमारी हो रही हो तो इलाज किया हो गया उस लक्षण से, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इलाज भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इतिहास लेने की प्रक्रिया, इतिहास लेने की प्रक्रिया क्या होती है, तो हम जानते हैं रोगी के लक्षणों के बारे में पूछना। जो रोगी है उसके लक्षण के बारे में क्या कीजिए, पूछिए। कब से लक्षण है, लक्षणों की तीव्रता क्या है, कब से लक्षण है, कब से लक्षण दिख रहे हैं और लक्षण की तीव्रता क्या है, इन सब के बारे में जानकारी करना। पारिवारिक इतिहास, कह रहा परिवार में किसी को वही बीमारी तो नहीं है, मतलब परिवार का इतिहास लेना कि जो बीमारी रोगी को है उसके परिवार में किसी को तो बीमारी पहले से है या है थी या है न। फिर व्यक्तिगत इतिहास देना, कह रहा रोगी की जीवन शैली, रोगी की जीवन शैली कैसी है, क्या आहार लेता है और किसी विशेष दवाइयों का सेवन, मतलब किसी विशेष दवा का सेवन करता है क्या, तो इन सब के बारे में क्या करना, जानकारी लेना। अब मेडिकल इतिहास, क्या रोगी को पहले कोई बीमारी थी
ये भी क्या करना, इसकी भी जानकारी लेना जरूरी होता है। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर अगला हमारा कह रहा है क्या, कह रहा है फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षण करना। शारीरिक परीक्षण का उद्देश्य हमारा यह है कि रोगी की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना, उपचार की दिशा को सही तरीके से तय करना और शारीरिक परीक्षण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं उनको भी जानकारी देना। तो आइए जानते हैं शारीरिक परीक्षण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। मुख्य लक्षण का मूल्यांकन, जनरल एग्जामिनेशन, जो मुख्य लक्षण है उनका क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। त्वचा की स्थिति, आंखों की जांच, शरीर के अंगों की जांच भी क्या करनी चाहिए, करनी चाहिए। स्मृति, शारीरिक स्थिति और मनोवृत्ति का परीक्षण, जो शारीरिक क्या, स्मृति मतलब याददाश्त कैसी है, शारीरिक स्थिति कैसी है और मनोवृत्ति का भी क्या करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। फिर करा तीसरा, शारीरिक अंगों का परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब शारीरिक अंगों का भी क्या करना चाहिए, उसका परीक्षण करना चाहिए। जैसे हृदय, श्वसन प्रणाली, पेट और अन्य अंगों का परीक्षण भी क्या है, जरूरी है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। फिर आगे कह रहा विटल साइन, यानी महत्वपूर्ण लक्षण। महत्वपूर्ण लक्षण क्या हो सकते हैं, जैसे हमारा विटल साइन का मतलब है शरीर की जीवन गतिविधियां का मापदंड होते हैं। लक्षण शरीर की समग्र स्थिति को क्या करती है, समझने में मदद करती है। और इसके मुख्य महत्वपूर्ण लक्षण है तापमान, टेम्परेचर। कर शरीर के तापमान में वृद्धि या कमी के कारण बीमारी का संकेत हो सकता है। नाड़ी, नाड़ी की गति और नियमितता स्वास्थ्य के बारे में क्या करती है, जानकारी देती है। तो नाड़ी की गति और नियमितता लक्षण के बारे में क्या करती है, जानकारी देती है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला हमारा पॉइंट क्या कर रहा है, कर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। कर ब्लड प्रेशर, उच्च या निम्न रक्तचाप विभिन्न रोगों का क्या हो सकता है, संकेत हो सकता है। यदि क्या हो, रक्तचाप निम्न हो या उच्च हो तो यह क्या है, रोगों का संकेत हो सकता है। श्वसन दर यानी रेस्पिरेशन रेट, कर श्वसन दर से फेफड़ों की स्थिति का पता चलता है। जो श्वसन दर है उससे क्या होता है, फेफड़ों की स्थिति का पता चलता है। ऑक्सीजन स्तर, कर रक्त में ऑक्सीजन का स्तर शरीर की स्थिति को क्या करता है, बताता है। तो ऑक्सीजन जो लेवल होता है, स्तर होता है, शरीर में ऑक्सीजन की स्थिति को क्या करता है, बताता है। फिर जानते हैं आगे। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ विटल साइंस, तो महत्वपूर्ण लक्षणों का महत्व। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करके लाइक कर दीजिए जल्दी से, जिससे सारे लोग जुड़कर इस क्लास को देख सकें। तो कह रहा नाड़ी और रक्तचाप से हृदय स्वास्थ्य का संकेत मिलता है। नाड़ी और रक्तचाप से क्या होता है, हृदय के स्वास्थ्य का क्या होता है, संकेत मिलता है। श्वसन दर से श्वसन प्रणाली की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। श्वसन दर से हम क्या करते हैं, श्वसन स्थिति का प्रणाली का क्या करते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर कह रहा तापमान से शरीर में संक्रमण की संभावना या सूजन का संकेत मिलता है। तापमान से शरीर में संक्रमण की संभावना या सूजन का संकेत मिलता है। फिर कह रहा ऑक्सीजन स्तर से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति का संकेत मिलता है। ऑक्सीजन स्तर से क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति का क्या होता है, संकेत मिलता है। तो बढ़ते हैं आगे। हाउ टू मेजर, महत्वपूर्ण लक्षणों को कैसे मापें। जो महत्वपूर्ण लक्षण दिख रहे हैं उसको हम कैसे उसका मापन करेंगे, तो उसका मापन हम कैसे करेंगे, तो आइए उसके बारे में ही जानते हैं। तो महत्वपूर्ण लक्षणों का मापन कैसे किया जाएगा, तो आइए उन लक्षणों को भी देखते हैं। तापमान, सबसे पहले क्या करेंगे, तापमान मापेंगे। थर्मामीटर का उपयोग करके शरीर के तापमान को मापना। थर्मामीटर का यूज करके हम क्या करते हैं, शरीर के तापमान को माप सकते हैं। नाड़ी, हाथ की कलाई या गले पर नाड़ी की गति को महसूस करना। तो हाथ की कलाई पर क्या करना, पकड़कर नाड़ी की गति को क्या करना, महसूस करना। रक्तचाप, स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को माप सकते हैं। फिर श्वसन दर, कह रहा 1 मिनट में श्वास की संख्या गिनना। श्वसन दर भी हम गिनती कर सकते हैं, 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। तो इससे भी हम क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण लक्षण ये सब हैं। फिर ऑक्सीजन स्तर, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की संतृप्ति सेचुरेशन को क्या करना, मापना। तो पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करके हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के सेचुरेशन के बारे में पता कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा केयर ऑफ द सिक इन द कम्युनिटी, टाइप्स ऑफ केयर। तो समुदाय के बीमारों की देखभाल और देखभाल के प्रकार। जो समुदाय में बीमार हैं उनकी देखभाल कैसे करें और उस देखभाल के प्रकार क्या है। तो प्राइमरी केयर,
करा प्राथमिक देखभाल, करा रोग के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान और त्वरित उपचार, सामान्य बीमारियों की रोकथाम और उपचार। जो सामान्य बीमारियां हैं, जनरल बीमारियां हैं, उनकी रोकथाम कैसे करेंगे और इनका उपचार कैसे करेंगे। फिर अगला हमारा है विशेषज्ञ देखभाल, स्पेशलाइज्ड केयर। करा विशेषज्ञ देखभाल कैसे करेंगे, तो करा गंभीर और लंबे समय से चल रहे रोगों के लिए विशेषज्ञों की मदद लेना। गंभीर और लंबे समय से जो चल रहे रोग हैं उनके लिए विशेषज्ञों की क्या करना चाहिए, मदद लेनी चाहिए। करा चिकित्सक द्वारा किए जाने वाले उच्च स्तरीय परीक्षण और उपचार, कोई भी चिकित्सक है उसके द्वारा किया जाने वाला उच्च स्तरीय परीक्षण और उपचार के बारे में क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये सब क्या है, विशेषज्ञ देखभाल है। और घर पर देखभाल कैसे करना चाहिए, रोगी को घर पर आराम और उपचार देना चाहिए, जो भी संभव उपचार करना चाहिए, देना चाहिए। और परिवार के सदस्यों की सहायता से देखभाल करना चाहिए। तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर क्या करें, रोगी की देखभाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा तो लाइक शेयर करते रहिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। तो कह रहा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड केयर, कह रहा समुदाय आधारित देखभाल का महत्व। सामुदायिक स्तर पर देखभाल से स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर समाधान मिलता है। फिर कम लागत क्या होती है, कम होती है, क्योंकि अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होती। बीमारी के प्रकोप से के दौरान सामुदायिक सहयोग से रोकथाम और इलाज में क्या होती है, मदद मिलती है। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर अगला कह रहा है डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग प्रोसेस, इतिहास लेने की विस्तृत प्रक्रिया। यदि हम रोगी का इतिहास ले रहे हैं तो इसकी विस्तृत प्रक्रिया क्या हो सकती है। कह रहा रोगी के व्यक्तिगत विवरण, जैसे पेशेंट पर्सनल डिटेल। कह रहा नाम, आयु, लिंग, पेशा आदि का पता लगाना। फिर मुख्य समस्या होती है, रोगी को किस समस्या से जूझना पड़ रहा है, जैसे बुखार, सिर दर्द आदि। फिर रोग का इतिहास लेना, कह रहा लक्षण कब शुरू हुए, लक्षण और तीव्रता और प्रगति, और किसी भी दवा का प्रभाव क्या हुआ। तो इन सब के बारे में क्या करना, डिटेल जानकारी लेना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। फिर करा पारिवारिक इतिहास, पहले हम क्या करेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि वह बीमारी किसी फैमिली को में किसी व्यक्ति को था या नहीं। तो परिवार में किसी को समान बीमारी या जटिलता थी, अनुवांशिक रोगों का इतिहास लेना जरूरी होता है। अगर अब व्यक्तिगत और सामाजिक इतिहास, जैसे भोजन की आदतें, जीवन शैली, धूम्रपान, शराब का सेवन। फिर करा कामकाजी वातावरण और सामाजिक गतिविधियां। तो करा कामकाजी वातावरण और सामाजिक गतिविधियां भी क्या करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। फिर अगला हमारा पॉइंट क्या कर रहा है, करा शारीरिक परीक्षण प्रमुख क्षेत्र। शारीरिक परीक्षण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है प्रारंभिक परीक्षण, जनरल इंस्पेक्शन। करा रोगी की शारीरिक स्थिति, चेहरा, शरीर की स्थिति, चेहरे पर रंगत आदि। हृदय और श्वसन प्रणाली का परीक्षण करना। फिर करा हृदय की धड़कन और रक्तचाप की जांच करना, और श्वसन दर, श्वसन गड़बड़ी, श्वास की आवाजें, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, हृदय और श्वसन प्रणाली का क्या कर सकते हैं, हम परीक्षण कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। फिर करा पेट और पाचन तंत्र, एब्डोमेन एंड गेस्टेशनल एग्जामिनेशन। करा पेट में सूजन, दर्द, सूल की जांच करना। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन। करा शारीरिक लक्षणों से न्यूरोलॉजिकल समस्याओं की पहचान, जैसे समन्वय की कमी और कमजोरी। इन सब से हम क्या कर सकते हैं, तंत्रिका तंत्र की पहचान कर सकते हैं, तंत्रिका तंत्र की जांच कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। फिर आगे हमारा क्या कर रहा है, शारीरिक परीक्षण की तकनीकें। जो शारीरिक परीक्षण कर रहे हैं उसमें किस तकनीक का उपयोग करेंगे। कर रोगी को देखते हुए शरीर की किसी भी असामान्यता की पहचान करना। रोगी को क्या करते हुए, ध्यान में रखते हुए शरीर की किसी भी असामान्यता की पहचान करना। तो पैल्पेशन यानी स्पर्श, कर शरीर के अंगों पर हल्के से दबाव डालकर दर्द या सूजन की पहचान करना। प्रिकॉशन, कर शारीरिक अंगों को हल्के से थपथपाकर अंदर की स्थिति का मूल्यांकन करना, जैसे फेफड़े या पेट के अंग, जैसे फेफड़े या पेट के अंग। पर फिर करा एसुकुलेशन यानी सुनना, करा स्टेथोस्कोप का उपयोग करके हृदय, फेफड़ों और पेट की ध्वनियों को सुनना। तो स्टेथोस्कोप का उपयोग करके हम क्या करते हैं, फेफड़े और हृदय की ध्वनियों को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। करा विटल साइन मेजरमेंट टेक्निक, करा महत्वपूर्ण लक्षण मापने की तकनीकें क्या क्या है।
तो टेम्परेचर मापते कैसे हैं, शरीर का तापमान कैसे मापेंगे, मापने का तरीका मुंह, गला, कान या शरीर के अन्य हिस्सों में क्या करते हैं, थर्मामीटर का यूज कर सकते हैं। सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए या 37 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। और नाड़ी यानी पल्स, कर मापने का तरीका क्या होता है, नाड़ी को मापने का तरीका होता है कलाई, रेडियल पल्स या गर्दन, कार्डियक पल्स पर नाड़ी को महसूस करके मापें। तो कलाई पर या गर्दन पर नाड़ी को क्या कर सकते हैं, महसूस करके माप सकते हैं। सामान्य नाड़ी दर 60 से 100 प्रति मिनट होनी चाहिए। तो 60 से 100 प्रति मिनट के बीच होना चाहिए सामान्य नाड़ी दर। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये चीजें सारे क्वेश्चन अभी आएंगे। तो क्वेश्चन एमसीक्यू का अभी हम क्या करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो सभी को जल्दी से जोड़ दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि शुरुआत होने वाला है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, थियरी पढ़ रहे हैं। तो थियरी के साथ साथ हम एमसीक्यू क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो सबसे पहले थियरी पढ़ रहे हैं, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। तो मापने का तरीका क्या, स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करें और ध्वनि को सुनकर रक्तचाप मापें। सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। और श्वसन दर करा रेसिपिरेशन रेट। तो श्वसन दर क्या होती है, इसका मापने का तरीका क्या है, करा 1 मिनट में श्वास की संख्या गिने। 1 मिनट में क्या करना, श्वास की संख्या को गिनना है। और सामान्य श्वसन दर 12 से 20 प्रति मिनट होनी चाहिए। तो 12 से 20 के बीच में आप 1 मिनट में श्वास ले सकते हैं। तो ये आपका श्वसन दर को बताता है कि आपका श्वसन दर क्या सही है। तो बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। कर ऑक्सीजन सेचुरेशन, तो ऑक्सीजन की संतृप्ति, इसका मापने का तरीका पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करके रक्त में ऑक्सीजन का स्तर माप सकते हैं। और सामान्य स्तर क्या होता है, 95 से 100% होना चाहिए। तो 95 से 100% के बीच होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करके हम क्या करते हैं, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर माप सकते हैं। तो फिर बढ़ते हैं आगे। तो 2-3 टॉपिक और आ गए, उसके बाद हमारा होगा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। तो करा महत्वपूर्ण लक्षणों की व्याख्या। तापमान में करा उच्च तापमान शरीर में संक्रमण या सूजन का संकेत हो सकता है। कम तापमान शरीर को की ठंडे वातावरण में प्रतिक्रिया का परिणाम हो सकता है। नाड़ी और रक्तचाप, करा उच्च रक्तचाप और उच्च नाड़ी हृदय संबंधी समस्याओं का संकेत हो सकते हैं। फिर करा श्वसन दर, करा उच्च श्वसन दर श्वसन तंत्र में संक्रमण का या सांस की समस्या को दर्शा सकती है। ऑक्सीजन की संतृप्ति, कम ऑक्सीजन संतृप्ति फेफड़ों के रोग या श्वसन संबंधी समस्याओं का संकेत हो सकती है। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर करा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग। दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग, तो दस्तावेजीकरण मतलब क्या है, दस्तावेज बनाना। उसके लिए कर इतिहास का शारीरिक परीक्षण के परिणामों को सही तरीके से दस्तावेजीकरण मतलब क्या, किसी कॉपी में, बुक में क्या करना, पूरी रिपोर्ट तैयार करना, किस तरह से हमने परीक्षण किया, क्या दिक्कतें आई, उन सब का एक रिपोर्ट तैयार करना। इस रिपोर्ट को सही रूप से लिखें ताकि भविष्य में चिकित्सक द्वारा उपचार में सहूलियत हो सके। क्या हो गया, कोई बीमारी है आपको, बाद में क्या होता है, कोई बीमारी होती है, समस्या होती है उससे संबंधित, तो उस परीक्षण को देख कर क्या कहते हैं, हम इलाज कर सकते हैं। फिर करा रोगी की स्थिति के बारे में समुदाय या अस्पताल को सूचना देना। तो रोगी की स्थिति कैसी है, इसके बारे में समुदाय या अस्पताल को क्या करना, सूचना देना। करा चिकित्सक या स्वास्थ्य अधिकारी से उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए दस्तावेज में परिणामों को दर्ज करें। चिकित्सक या स्वास्थ्य अधिकारियों से क्या करना, उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए दस्तावेज में परिणामों को क्या करें, दर्ज करें। फिर बढ़ते हैं आगे। करा कंक्लूजन एंड के टेकअवेज, निष्कर्ष और मुख्य बातें। तो निष्कर्ष और मुख्य बातें, करा समुदाय में बीमारों की देखभाल में इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण और महत्वपूर्ण लक्षणों की निगरानी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। महत्वपूर्ण लक्षणों के माप से रोग की गंभीरता का पता चलता है और प्रभावी उपचार की क्या होती है, दिशा मिलती है। फिर करा समुदाय की सहयोगात्मक देखभाल से बीमारियों की रोकथाम और उपचार में क्या होती है, सफलता मिलती है। तो बीमारी की रोकथाम और उपचार में क्या होती है, सफलता मिलती है। तो बढ़ते हैं आगे। करा समुदाय में बीमारों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। तो इनके बारे में आइए डिटेल के साथ टॉप 30 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। संघर्ष में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जीवन हमें हमेशा एक और मौका देता है।
तो संघर्ष में हमें क्या करना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो संघर्ष में कभी भी हार ना माने, क्योंकि जीवन हमें क्या करती है, एक मौका जरूर हमेशा देती है। तो इसी के साथ 30 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। तो जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए, जिससे हम क्या करें, सेशन की शुरुआत कर सके। तो जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। जो लोग नए हैं, क्या करना चाहते हैं, क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, या टेस्ट ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको 1 भी रुपए देना नहीं है। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है। आपको पीडीएफ और टेस्ट एकदम फ्री मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले इस नंबर पर 9839254616 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप टेस्ट ग्रुप से, डाउट ग्रुप से, और टेस्ट हमारा कहाँ होता है, टेस्ट हमारा होता है क्या, किस पर, टेलीग्राम पर। टेस्ट हमारा टेलीग्राम पर होता है। तो जो लोग टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किए हैं, तो सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। यदि आपको टेलीग्राम डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क कीजिए। आपको हर सहायता की जाएगी, हर मदद की जाएगी। तो यहाँ पर सब कुछ फ्री है, और फ्री की चीज़ें सभी को पसंद नहीं आती, इसलिए सभी लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अभी हम फीस लेते तो लगता, विश्वास हो जाता कि कंटेंट बढ़िया होगा। तो आपको पता कब चलेगा, जब आपका एग्जाम होगा, सिलेक्शन हो जाएगा और क्वेश्चन इसी क्लास से आए रहेंगे, तब आप कहेंगे सर ने हमें फ्री में बहुत कुछ दिया। तब आप इस क्लास की वैल्यू को समझेंगे, जब इस क्लास से ही सारे क्वेश्चन आएंगे तब। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए सेशन की करते हैं शुरुआत एकदम जबरदस्त तरीके से। तो सभी लोग को एक बार फिर गुड इवनिंग। तो सभी लोग सेशन को आनंद पूर्वक देखिए और सभी लोग कमेंट करते रहेगा आंसर। हम आपका आंसर देखते रहेंगे, लेकिन किसी कमेंट नहीं पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो सभी लोग आंसर दीजिए शानदार तरीके से। करा समुदाय में बीमारों की देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समुदाय में बीमारों की देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगी को दवाइयां देना, रोग का निदान करना, बीमार व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, या बीमारी को फैलने से रोकना। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा, समुदाय में बीमारों की देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समुदाय में बीमारों की देखभाल का मुख्य उद्देश्य है बीमार व्यक्ति को स्वस्थ बनाना। जो बीमार व्यक्ति है उसे क्या करना, स्वस्थ बनाना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा एकदम राइट। तो सभी लोगों ने एकदम आंसर सही दिया, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतिहास लेने में किसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त की जाती है? रोगी के लक्षण, रोगी का नाम, रोगी का पारिवारिक इतिहास, या चिकित्सा सहायता। तो क्या कर रहा है, हमें इतिहास लेने के लिए सबसे पहले क्या प्राप्त की जाती है? सबसे पहले तो हमें प्राप्त करना है क्या, रोगी के बीमारी के लक्षण क्या है, रोगी के लक्षण क्या है, तो उनको सबसे पहले जानना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो आपकी 2 क्लास होती है, एक सुबह में होती है 5:10 पर AM में, और एक शाम को होती है 9:15 पर PM में। तो कभी क्लास रिकॉर्डेड आपको मिलेगी और कभी लाइव मिलेगी। तो ये दोनों टाइम पर आप रेगुलर क्लास मिलेगी। तो ये जानिए, कल क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो अब आज से आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी, चाहे हम बिजी हो या खाली हो, लेकिन क्लास आपको जरूर देंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिलेक्शन दिलाना हमारी गारंटी है, लेकिन बस आपको हमारा सपोर्ट करना है, आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। तो हम आपके लिए सब कुछ फ्री वैसे ही दे रहे हैं, तो और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकती हैं। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, हर संभव सहायता की जाएगी। तो कह रहा, रोगी के तापमान की सामान्य सीमा क्या है? 36.1 से 37.2, 38 से 39 डिग्री सेल्सियस, 37 से 39, या 35 से 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कह रहा, रोगी की तापमान की सामान्य सीमा होती है कितना, 36.1 से 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, नाड़ी की सामान्य दर कितनी होती है? जो हमारी नाड़ी है उसकी सामान्य पल्स की सामान्य दर कितनी होती है? 60 से 80 पर मिनट, या 70 से 90, या 90 से 100, या 50 से 60। तो हमने कितना पढ़ा, 60 से 80 पर मिनट। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे एकदम शानदार तरीके से। तो सेशन का सभी के क्वेश्चन भी एकदम शानदार तरीके से आ रहे हैं, गुड आंसर। कर रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर।
तो कह रहा रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या बात है, सभी लोगों के आंसर एकदम शानदार तरीके से आ रहे हैं। गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा क्या कह रहा है आगे। आगे कह रहा है छठा क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है। रोगों का उपचार करना, बीमारी के लक्षण को पहचानना, या रोगों से बचाव के उपाय बताना, या चिकित्सक उपकरणों का उपयोग सिखाना। तो क्या रहा है, कह रहा स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रोगों से बचाव के उपाय बताना। तो रोगों से बचाव के उपाय बताना स्वास्थ्य शिक्षा का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तापमान मापने के लिए सामान्यतः किस अंग का प्रयोग किया जाता है। मुंह, कान, गला, पेट। तो सबसे ज्यादा हम तापमान मापने का प्रयोग करते हैं क्या, मुंह। सबसे ज्यादा मुंह करते हैं, मुंह का यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको एकदम सेशन पसंद आ रहा हो, सभी लोग के आंसर एकदम शानदार तरीके से आ रहे हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही सब हमें मोटिवेट करता है आपको सब कुछ फ्री देने के लिए। बस ये लो, इतना आप कीजिए, हम आपके लिए सपोर्ट में हमेशा तैयार हैं। आपको सब कुछ फ्री मिल रही है, फ्री में टेस्ट, पीडीएफ, डाउट ग्रुप और क्लास, वो भी 2 क्लास आपको लाइव क्लास मिल रही है। तो इतना आपको कहीं भी 1000-2000 खर्च करने पर ही मिलेगा। तो यहाँ पर फ्री है, तो इसका कम से कम लाभ उठाइए। तो कह रहा है पल्स रेट यानी जिसे कहते हैं नाड़ी दर को मापने का सामान्य स्थान कौन सा है। गर्दन, कलाई, पीठ, पैर। तो पल्स को मापने का सामान्य स्थान कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलाई। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो शानदार क्वेश्चन आ चुका है, जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। श्वसन दर की सामान्य सीमा क्या होती है। 12 से 20 पर मिनट, 20 से 30 पर मिनट, 30 से 40 या 40 से 50 पर मिनट। तो कह रहा श्वसन दर की सामान्य सीमा क्या होती है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 20 पर मिनट। तो श्वसन दर की सामान्य सीमा कितनी होती है, 12 से 20 पर मिनट। तो 12 से 20 पर मिनट होती है। तो कह रहा ऑक्सीजन संतृप्ति का सामान्य स्तर क्या होता है। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा ऑक्सीजन संतृप्ति का सामान्य स्तर क्या होता है। 90 से 95, 95 100, 80 से 90 या 70 से 85। तो हमने अभी पढ़ा है ऑक्सीजन सेचुरेशन सामान्यतः कितना होता है, सामान्य स्तर। यदि आपने थियरी को पढ़ा है तो आप आंसर इसका 95 to 100% देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, सभी के आंसर आ रहे हैं। क्या बात है, शानदार तरीके सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं। गुड। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए बेहतरीन तरीके से। कर इतिहास लेने के समय रोगी से क्या पूछा जाता है। रोगी के लक्षण, रोग के लक्षण, पारिवारिक इतिहास, व्यक्तिगत इतिहास या उपरोक्त सभी। तो कह रहा इतिहास लेने के समय रोगी से क्या पूछा जाता है। तो इतिहास लेने के समय रोगी से पूछा जाता है क्या, रोग के लक्षण, पारिवारिक इतिहास, व्यक्तिगत इतिहास यानी सारे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ लोगों को पता नहीं रहता कि कितने क्वेश्चन होंगे, तो शुरू में ही बता दिया था कि 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, थियरी पढ़ा है, थियरी पढ़ा है। उसके बाद हम 30 MCQ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन चलता है। आज हमने सुबह में 40 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो एकदम शानदार तरीके से शाम की क्लास नहीं हुई, 40 क्वेश्चन हमने करा दिया सुबह में आपके लिए। फिर हमने 50 क्वेश्चन का टेस्ट दिया। तो हम डेली आपको कितने पढ़ाते हैं, सुबह के टाइम, शाम के टाइम 30 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, और हमने 20 क्वेश्चन के जगह पर 50 दिया। तो इसमें 30 क्वेश्चन तो आपको एक्स्ट्रा दे दिया और 10 क्वेश्चन आपको और मिल गया। तो क्लास नहीं हुई, फिर भी हमने 40 क्वेश्चन आपके लिए दे दिया, वो भी सब कुछ डिटेल के साथ। तो ये मत सोचिए कि क्लास नहीं हो रही है तो आप निराश मत होइए। आपके लिए कोई ना कोई उपाय उसके लिए जरूर किया जाता है। क्लास नहीं हो पाती है, मजबूरी में क्लास नहीं होती है, नहीं तो हम आपका क्लास कभी भी बंद नहीं करना चाहते हैं। देखिए हम संडे को भी हमारी क्लास चलती है। आप कहीं भी बैच ली होंगी, कोई भी पेड बैच लिया होगा कहीं से भी, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं से भी पढ़िए, सिलेक्शन आपका हो, हमारा उद्देश्य ये है। कहीं से भी आप पढ़िए, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर आपको गलत पढ़ाएगा, सारे टीचर अच्छे हैं। तो किसी भी टीचर से आप पढ़िए, हमें किसी टीचर से कोई लेना देना नहीं है, सारे टीचर अच्छे हैं। सभी का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने के लिए। लेकिन जब आप भी पेड कोर्स लेंगी, आपको मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे ही क्लास मिलेगी, संडे को आप जरूर मिलेगा।
लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ फ्री है और डेली क्लास है। तो और टेस्ट है, डाउट ग्रुप है, मॉक टेस्ट है, हर चीज़ एकदम शानदार तरीके से है और पीडीएफ भी मिल रहा है एकदम शानदार तरीके से, पूरे क्लास के डिटेल के साथ, सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ मिल रहा है। तो उससे बढ़कर कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या रोगी के शारीरिक परीक्षण में कौन सा कदम पहले लिया जाता है? निरीक्षण, शारीरिक अंगों की जांच, नाड़ी की जांच या श्वसन प्रणाली का परीक्षण। क्योंकि हम नहीं चाहते कि क्लास में कोई भी फालतू बात किया जाए, सब आपका, क्योंकि समय महत्वपूर्ण है। हम जितना भी टाइम आपका लेते हैं उतने टाइम में हर कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दिया जाए। तो कह रहा है रोगी के शारीरिक परीक्षण में कौन सा कदम पहले लिया जाता है? तो सभी लोग के आंसर आ रहे हैं एकदम शानदार तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे? हम निरीक्षण करेंगे, एग्जामिनेशन यानी निरीक्षण। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा रक्तचाप में सामान्य रूप से उच्च रक्तचाप का क्या संकेत होता है? तो रक्तचाप में सामान्य रूप से उच्च रक्तचाप का क्या संकेत होता है? तो 130/80 mmHg से अधिक या 120/80 mmHg से अधिक, 40, 140 से 90 या 110 से 170 mmHg के बीच। तो यदि आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट रहता है, यदि आप क्या कहते हैं यहाँ पर यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, अगर वो नहीं ध्यान दिया जा पाता है तो आप लोग एक बार डाउट ग्रुप में पूछ लिया कीजिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था, आपने ये बताया था, तो उसको ध्यान दिया जाएगा। कभी कभी एक आध क्वेश्चन तो मिस्टेक हो ही जाते हैं, तो कभी कभी ध्यान पे नहीं आता तो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है रक्तचाप के सामान्य रूप से उच्च रक्तचाप का क्या संकेत होता है? तो रक्तचाप में समान रूप से उच्च रक्तचाप का क्या संकेत होता है? तो उच्च रक्तचाप का क्या संकेत होता है? राइट आंसर रहेगा 140/90 से अधिक होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? उच्च हाइपर टेंशन कहते हैं, यानी उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा किस शारीरिक परीक्षण तकनीक में अंगों को हल्के से दबाकर दर्द या सूजन की जांच की जाती है? तो कौन सा शारीरिक परीक्षण किया जाता है जिसमें क्या कहते हैं? अंगों को क्या करते हैं? हल्के से दबाकर दर्द या सूजन का क्या कहते हैं? जांच की जाती है। निरीक्षण में, स्पर्श में या परकशन में या सुनने में? तो राइट आंसर रहेगा स्पर्श करके। हम क्या करते हैं? स्पर्श करके सूजन की जांच या दबाकर की जाती है। तो शारीरिक परीक्षण तकनीक में, स्पर्श में, पैल्पेशन में तो किया जाता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सभी लोग का आंसर एकदम शानदार तरीके आ रहे हैं, गुड, बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त। करा शरीर के किस अंग की जांच के लिए परकशन तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो शरीर में किस अंग की जांच के लिए परकशन का उपयोग किया जाता है, यानी स्पर्श का? तो किस चीज की जांच के लिए? तो राइट आंसर रहेगा दिल, मस्तिष्क, फेफड़े, पेट। तो किसमें जांच के लिए? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट में। पेट पे स्पर्श करके क्या कहते हैं? सूजन की जांच की जाती है, परकशन की जाती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सभी लोग के आंसर एकदम बेहतरीन आ रहे हैं, जबरदस्त, गुड। करा फेफड़ों की ध्वनियां यानी व्हीजिंग क्रैकल्स, यानी जो फेफड़े की ध्वनि होती है उसको सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? फेफड़े की ध्वनि को सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर या पल्स ऑक्सीमीटर? तो कह रहा फेफड़े की ध्वनियां सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप। तो फेफड़े की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। तो क्या बात है, सभी लोग का आंसर आ रहे हैं, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं आगे। तो 17वां क्वेश्चन आ चुका है। तो 17वां क्वेश्चन कह रहा समुदाय में स्वास्थ्य देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो समुदाय के लोगों की देखभाल के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? तो होता है रोगी को अस्पताल भेजना या बीमारी से बचाना या रोग का उपचार या दवाइयां देना। तो कह रहा समुदाय में स्वास्थ्य देखभाल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो राइट आंसर रहेगा बीमारी से बचाव। तो राइट आंसर क्या है? बीमारी से बचाव। समुदाय में स्वास्थ्य देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? बीमारी से बचाव करना। तो सभी के आंसर आ रहे हैं बेहतरीन, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कम ऑक्सीजन संतृप्ति को क्या कहा जाता है? हाइपोक्सिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरकेमिया? तो कह रहा है कम ऑक्सीजन संतृप्ति को क्या कहा जाता है? कम ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या हो? कम हो, ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या हो? कम घुला हो, तो क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया क्या है? ऑक्सीजन की कमी। तो हमारे शरीर में क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन कि शरीर के तापमान की माप के लिए जो थर्मामीटर उपयोग आता है वह क्या कहलाता है?
रेक्टल थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ओरल थर्मामीटर या उपरोक्त सभी। तो क्या कर रहा है, जो शरीर का तापमान मापने के लिए क्या होते हैं, कई प्रकार के थर्मामीटर आते हैं। एक को कहते हैं रेक्टल थर्मामीटर, दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, तीसरे को ओरल थर्मामीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। मतलब जो हमारे शरीर के तापमान को मापने के उपयोग में आता है वह ये सारे थर्मामीटर होते हैं, उपयोग होते हैं। तो सभी के आंसर एकदम शानदार तरीके से आ रहे हैं, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कह रहा किस शारीरिक परीक्षण में अंगों को हल्के से थपथपाया जाता है। कौन सा शारीरिक परीक्षण किया जाता है, तो अंगों को क्या करते हैं, हल्के से थपथपाते हैं। निरीक्षण में, स्पर्श में, प्रकर्षण में या सुनने में। तो क्या करते हैं, किस शारीरिक परीक्षण में क्या किया जाता है, अंगों को हल्के से क्या कर दिया जाता है, थपथपाया जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकर्षण में। तो कह रहा प्रकर्षण में क्या किया जाता है, शारीरिक परीक्षण में अंगों को क्या करते हैं, हल्के से थपथपाया जाता है। तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सभी लोगों ने आंसर सही दिया, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किस उपकरण का उपयोग नाड़ी की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो क्या बात है, सभी लोगों के आंसर एकदम शानदार तरीके से सही आ रहे हैं, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो कह रहा किस उपकरण का उपयोग नाड़ी की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, थर्मामीटर या घड़ी। तो कह रहा किस उपकरण का उपयोग नाड़ी की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घड़ी का उपयोग किया जाता है। तो टाइम देखते हैं, घड़ी में कितने समय में कितनी बार नाड़ी की गति हो रही है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से आपका आ चुका है। तो स्वास्थ्य शिक्षा में कौन सा कार्य किया जाता है, रोग का इलाज करना, रोगों के लक्षण बताना, स्वच्छता की जानकारी देना या दवाइयां वितरित करना। तो कह रहा स्वास्थ्य शिक्षा में कौन सा कार्य किया जाता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा में कौन सा कार्य किया जाता है, तो कौन सा कार्य किया जाता है, तो स्वास्थ्य शिक्षा में कौन सा कार्य किया जाता है, स्वच्छता की जानकारी देना। तो स्वच्छता की जानकारी देना यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट। तो स्वास्थ्य शिक्षा में क्या कहता है, स्वच्छता की जानकारी देना। तो सभी के आंसर सही आ रहे हैं, गुड, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों ने अच्छा आंसर दिया, गुड। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन दर की जांच किस अंग से की जाती है, गला, पेट, छाती, कलाई। तो श्वसन अंग दर की हम जांच किससे करते हैं, तो श्वसन दर की जांच किससे की जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छाती से। तो छाती के द्वारा हम क्या करते हैं, श्वसन दर की जांच कर सकते हैं। तो सभी के आंसर एकदम सही आ रहे हैं, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा शरीर में तापमान बढ़ने को क्या कहा जाता है, बुखार, हाइपोथर्मिया, श्वसन दर या रक्तचाप। शरीर में क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, शरीर का तापमान बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसे कहेंगे फीवर यानी बुखार। हमारा शरीर गर्म हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है तो उसे कहेंगे क्या, फीवर हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। और सभी लोग के आंसर एकदम बेहतरीन आ रहे हैं, जबरदस्त आ रहे हैं, क्या बात है, सभी लोग मेहनत कर रही हैं, अच्छी बात है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शारीरिक परीक्षण के दौरान सबसे पहले किसका परीक्षण किया जाता है। जब हम क्या करते हैं, शारीरिक परीक्षण किसी का लेते हैं तो सबसे पहले कौन सा परीक्षण करते हैं, हृदय का, श्वसन का, त्वचा और चेहरे का निरीक्षण या पेट का। तो कह रहा शारीरिक परीक्षण के दौरान सबसे पहले किसका परीक्षण किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा और चेहरे का निरीक्षण। तो त्वचा और चेहरे का निरीक्षण हम क्या करते हैं, शारीरिक परीक्षण के दौरान सबसे पहले करते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा विटल साइन का क्या महत्व है। जो विटल साइन होता है उसका क्या महत्व होता है। तो हमारे शरीर की जीवन गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, या बीमारी की पहचान करने के लिए, या रोग का इलाज करने के लिए, या शरीर के अंगों की जांच करने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटल साइन का क्या महत्व है। क्या बात है, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो शरीर की जीवन गतिविधियों का मूल्यांकन करना ही क्या कर रहा है, विटल साइन कहलाता है, का महत्व होता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ, 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है तो तापमान में, शरीर के तापमान में वृद्धि होने पर क्या होता है। संक्रमण का संकेत है, रक्तचाप की समस्या है, श्वसन समस्या है, या शरीर की स्थिति सामान्य होती है। तो कह रहा शरीर के तापमान में वृद्धि होने पर क्या होता है। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण का संकेत। शरीर में क्या हो रहा है, तापमान वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में क्या है, संक्रमण का खतरा है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। और सभी लोग के आंसर आ रहे हैं तो एक बार सेशन को दबा कर शेयर कर दीजिए। कह रहा रोगी के शारीरिक स्थिति की जांच में क्या महत्वपूर्ण होता है, रक्तचाप, श्वसन दर, तापमान या उपरोक्त सभी।
तो शारीरिक स्थिति की जांच करने में इन सभी चीजों का रक्तचाप, श्वसन दर, तापमान, इन सब का क्या किया था, मापन किया जाता है। तो क्या बात है, सभी के आंसर आ रहे हैं, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कम रक्तचाप की स्थिति को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपोओल्मिया या हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन। तो कह रहा है कम रक्तचाप की स्थिति को क्या कहते हैं। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोटेंशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, हाइपोटेंशन। तो बढ़ते हैं इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है शारीरिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बीमारी की पहचान करना, रोगी का इलाज करना, या पारिवारिक इतिहास जानना, या शरीर का वजन मापना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीमारी की पहचान करना। तो हमें उम्मीद है आपको सभी को क्या हुआ सेशन पसंद आया है। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष से बचे रह सकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो संघर्ष ही क्या है, हमारा जीवन है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो संघर्ष से बच सके। तो इसी के साथ जो इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहती हैं वो भी बिल्कुल फ्री, सब कुछ फ्री हमारे यहाँ है। तो ये जानिए फ्री, या टेस्ट ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं टेलीग्राम पर, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ जाइए 9839254616। तो यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री है, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए कि आपसे कोई भी पैसा मांगा जाएगा। आप इस नंबर व्हाट्सअप करके पीडीएफ ग्रुप से, टेस्ट ग्रुप से, डाउट ग्रुप से, तीनों से जुड़ सकती हैं एकदम शानदार तरीके से। हर क्लास की आपको क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाती है। तो किसी को कोई डाउट समस्या हो तो पूछ सकता है, और आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, एनी टाइम व्हाट्सअप कर सकती है। तो व्हाट्सअप करके आप कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो पूछ सकती हैं। किसी को कोई डाउट रहा हो तो इस नंबर व्हाट्सअप करके आप क्वेश्चन को, डाउट को बता सकती हैं, और या ये टेस्ट डाउट ग्रुप में आप मैसेज कर सकती हैं। तो आपका जो टेस्ट होता है वह टेलीग्राम ग्रुप पर होता है, टेलीग्राम पर। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लें। यदि किसी को डाउनलोड करने में समस्या होती है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके वहाँ से लिंक प्राप्त करके डाउनलोड कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे मॉर्निंग वाली क्लास में 5:10 पर। तो आपको सुबह को क्लास होती है 5:10 पर, और शाम को होती है 9:15 वाली क्लास, तो आप देख ही रही है। तो ये दो क्लास आपकी चलती है रेगुलर। तो इन दोनों क्लास को बस कर ली आप थी, तो कुछ दिक्कत की वजह से तो अब शायद क्लासें रेगुलर चलेंगी। तो आप लोग सभी लोग डाउट ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, हर जगह जुड़ जाइए और सिलेक्शन को अपना एक सीट फिक्स कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फ्री मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। आप सभी को गुड नाइट, आप सभी के रात्रि मंगलमय हो। तो मिलते हैं मॉर्निंग वाली क्लास में। सभी लोग तैयार रहिएगा, रेडी रहिए एकदम शानदार तरीके से। क्या तांडव मचाएंगे अब सुबह को, तो जो मचाना था तांडव मचा चुके हैं, तो अब सुबह की क्लास में तांडव मचाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।